नमस्कार, शाम के 7 बजने को है, वक्त हो चला है अपना बिहार का। मैं हूं शुभम मिश्रा आपके साथ और चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। मानसून ने बिहार में अभी से ही दस्तक भी नहीं दी है, लेकिन शुरुआती बारिश में ही कई जिलों में जलजमाव की ऐसी स्थिति बन गई है जिसने बारिश को लेकर प्रशासन के कई दावों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। साथ ही साथ ये बारिश लोगों के लिए आफत बन गई है, चाहे अस्पताल हो या फिर मोहल्ले। मॉनसून की पहली ही बारिश ने हर तरफ सब कुछ सराबोर कर दिया, पानी पानी कर दिया। बिहार में आसमान से बरसती आग ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। इस बीच अच्छी खबर यह है कि मॉनसून बहुत जल्द पूरे राज्य में राहत की बारिश बरसाने वाली है। कई जिलों में छिटपुट बारिश की खबरें भी आ रही हैं। मतलब मॉनसून की अभी अच्छे से शुरुआत तक नहीं हुई है, लेकिन हल्की फुल्की बारिश में ही प्रशासन और नगर निगम के दावे हवा हवाई होते हुए दिखाई दे रहे हैं। पहले ये तस्वीर देखिए। ये तस्वीर है गोपालगंज के मॉडल सदर अस्पताल की, जहां हर दिन सैकड़ों की संख्या में मरीज आते हैं। लेकिन इस तस्वीर को देखकर आपको हैरानी हो रही होगी कि अस्पताल जैसी जगह में जहां लोग अपनी और अपनों की जान बचाने के लिए पहुंचते हैं, वहां की हालत ऐसी है कि मरीज के लिए अस्पताल के अंदर जाना भी मुश्किल नजर आता है। अस्पताल के बाद अब जरा गोपालगंज शहर के रिहायशी इलाकों का भी हाल देख लीजिए, जहाँ हल्की बारिश में ही 2 से 2.5 फुट पर पानी जमा हो गया है। क्या सड़क, क्या दुकानें, हर जगह पानी ही पानी नजर आ रहा है। पहली ही बारिश में हालात ऐसे बन गए हैं कि पानी जमा होने से मार्केट की दुकानें बंद करनी पड़ गई। अब जरा गोपालगंज से लगा हुआ इलाका वाल्मीकि नगर की ये तस्वीर देखिए, जहां बारिश शुरू होते ही पहाड़ों से एक तरफ भूस्खलन जारी है और बारिश का पानी सड़क के रास्ते इस तरह से तराई वाले इलाके में जा रहा है, मानो ये सड़क नहीं बल्कि यहाँ नदी बह रही है, जिससे इस सड़क से गुजरने वाली गाड़ियां रोक दी गई है। इस तरह के भूस्खलन और सड़कों पर तेज बहाव से पानी गुजरने से स्थानीय लोग और पर्यटकों को भी काफी खतरा हो सकता है। अब जरा अनुमान लगाइए कि ये स्थिति तब है जब बारिश अभी पूरी तरीके से शुरू भी नहीं हुई है। कई जिलों में तो लोग गर्मी से परेशान। ऐसे में एक तरफ जहां इस बारिश से लोगों को गर्मी से तो राहत मिल गई, लेकिन सड़कों, अस्पतालों और मोहल्लों में पानी जमने से मुसीबत भी बढ़ गई है। ऐसे में नगर निगम के अधिकारियों के उन दावों पर बहुत सारे सवाल उठते हैं, जिसमें वो हर बार बारिश का पानी निकलने के लिए व्यवस्था करने का दावा करते हैं, लेकिन अफसोस कि हर बार पहली ही बारिश में वो दावे पानी में ही बह जाते हैं। गोपालगंज से गोविंद कुमार, अररिया से सतीश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और पटना में इस साल जलजमाव की समस्या से निपटने के लिए नगर निगम बिल्कुल तैयार है। नगर निगम ने क्विक रिस्पांस टीम भी बना ली है, जो जलजमाव की समस्या का समाधान करेगी। क्विक रिस्पांस टीम को नगर विकास एवं आवास विभाग के मंत्री नितिन नवीन ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। नितिन नवीन ने कहा है कि जलजमाव से प्रभावित इलाकों में QRT मौजूद रहेगा। उन्होंने अधिकारियों को समस्याओं को समझाने के लिए जमीन पर रहने के निर्देश भी दिए। में जल जमाव से मुक्त कर दे, और जिस प्रकार से तैयारियां हुई हैं, मुझे उम्मीद है कि इस बार जल जमाव से बहुत हद तक हम लोग निजात पाएंगे। हम लोग का ये भी तैयारी है कि अगर बहुत हेवी रेनफॉल होता है तो उस एक दिन के हेवी रेनफॉल को भी हम 5 से 6 घंटे में निकालने का प्रयास कर रहे हैं। और मेरा स्पष्ट रूप से यही मानना है कि हम पूरी तरह से अपना प्रयास और मेहनत करेंगे कि पटना के लोग को कोई समस्या न हो। लेकिन साथ ही साथ उसी को ध्यान में रखते हुए आज क्विक रिस्पांस टीम भी गठित की गई है, जो 19 जोन के लिए अलग अलग टीम है। जो भी जनता का भी कंप्लेन अगर आएगा तो तुरंत में ये क्विक रिस्पांस टीम जाकर वहां एक्शन ले। और नेपाल के तराई क्षेत्रों में लगातार बारिश हो रही है। बारिश के साथ पहाड़ों का भूस्खलन भी लगातार जारी है, जिसके कारण नेपाल के कई रास्तों पर आना जाना बाधित है। लगातार बारिश होने के बाद नेपाल के पहाड़ी नदियों का जलस्तर बढ़ने लगा है। नेपाल में बारिश के बाद गंडक नदी के जलस्तर में वृद्धि की आशंका है, जिसे देखते हुए सतर्कता बढ़ती जा रही है। नेपाल जाने वाले पर्यटकों को भी सावधानी बरतने की हिदायत दी जा रही है।
और बिहार में टेंडर को लेकर टेंशन नजर आ रही है। टेंडर को लेकर बिहार पीएचईडी का बहुत बड़ा एक्शन सामने आ गया है। पीएचईडी मंत्री नीरज कुमार बबलू ने महागठबंधन की सरकार के समय के टेंडर रद्द कर दिए। महागठबंधन की सरकार में ललित यादव उस वक्त पीएचईडी मंत्री थे। सरकार की ओर से 800 करोड़ रुपए से ज्यादा के टेंडर रद्द किए गए। इन टेंडर में खामियां पाई गई और जल्द ही सभी टेंडर की दोबारा जांच की बात कही गई। पीएचईडी मंत्री ने 6 महीने के अंदर सभी काम पूरे करने का दावा किया। साथ ही ये भी कहा है कि गड़बड़ी करने वालों पर एक्शन लिया जाएगा। आपको बता दें कि एनडीए सरकार ने पिछली सरकार के 826 करोड़ के 350 टेंडर्स को रद्द कर दिया है। टेंडर में कई तरह की गड़बड़ियां थी, बहुत सारे चीज छूटे हुए थे। इसको एक तरह से आप कहिए हम लोग रिवाइज भी करने जा रहे हैं। जो माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना है कि हर घर शुद्ध नल का जल पहुंचे, वो उनके सपने को पूरा करने का संकल्प हमारा है। तो हम लोग लगे हुए हैं लगातार कि जहां भी कमी है, जहां भी जो गड़बड़ी है उसको दुरुस्त करें। बहुत सारा काम पेंडिंग था, टेंडर अच्छे तरीके से निकला नहीं था और टेंडर में छोटी मोटी गड़बड़ियां हुआ करती है। तो उन तमाम गड़बड़ियों को दूर करते हुए हम इसको फ्रेश टेंडर बहुत जल्दी निकाल रहे हैं और 6 महीने के अंदर हम लोग चाहेंगे कि नल जल की व्यवस्था दुरुस्त हो, इसी के लिए फ्रेश टेंडर निकाला जा रहा है। और महागठबंधन के समय के टेंडर रद्द होने पर पूर्व पीएचईडी मंत्री ललित कुमार यादव ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। ललित यादव ने कहा कि टेंडर को रद्द करने में मंत्री की कोई भूमिका होती ही नहीं। ये लोग जानबूझकर अपना चेहरा चमका रहे हैं। ये टेंडर पहले ही रद्द हो चुका था। नल जल योजना में कोई गड़बड़ी हुई ही नहीं। ललित यादव ने इस पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। तो हम लोग तो पहले ही विजय सिन्हा ने कहा था कि टेंडर में गड़बड़ी हुई। हम कल उनको ज्ञान का अभाव है, अभी इसमें मंत्री का कोई भूमिका नहीं होती है। टेंडर तो हुआ ही था, अभी तो निष्पादन भी नहीं हुआ था, तो उसमें गड़बड़ी का, यदि गड़बड़ी हुई है तो हम लोग भी मंत्री रहते तो इसकी जांच करते, देखते किस स्तर पर गड़बड़ी हुई। और देश की संसद को नया स्पीकर मिल गया। 18वीं लोकसभा के नए स्पीकर एक बार फिर ओम बिरला बन गए हैं। ध्वनि मत से बिरला का चुनाव हो गया। पहले वोटिंग की संभावना जताई जा रही थी, लेकिन सांसदों की संख्या बल के आधार पर जीत एनडीए उम्मीदवार ओम बिरला की हुई। In favor may say aye. The Om Birla, a member of this house, be chosen as the Speaker of this house. लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव को लेकर दिल्ली में चल रही सियासी गहमागहमी खत्म हो गई। स्पीकर पद के लिए एनडीए ने ओम बिरला को अपना उम्मीदवार बनाया था, जबकि विपक्ष की तरफ से के सुरेश को मैदान में उतारा गया था। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने के तुरंत बाद पीएम मोदी ने स्पीकर पद के लिए ओम बिरला के नाम का प्रस्ताव रखा। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि श्री ओम बिरला जो इस सभा के सदस्य हैं, को इस सभा के अध्यक्ष के रूप में चुना जाए। पीएम मोदी के प्रस्ताव रखने के बाद एनडीए नेताओं ललन सिंह, जीतन राम मांझी और चिराग पासवान ने भी ओम बिरला के नाम का प्रस्ताव रखा। कि श्री ओम बिरला जी जो लोकसभा के माननीय सदस्य हैं, इस सदन के अध्यक्ष के रूप में उनके नाम का मैं प्रस्ताव करता हूं। श्री ओम बिरला जी को जो मेंबर के हाउस हैं, उनको स्पीकर के रूप में चुनने के लिए प्रस्ताव देता हूं। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि श्री ओम बिरला जी जो इस सभा के सदस्य हैं, को इस सभा के अध्यक्ष के रूप में चुना जाए। That Sri Om Birla, a member of this house, be chosen as the Speaker of this house. प्रस्ताव के साथ ही ध्वनिमत से ओम बिरला को लोकसभा का स्पीकर चुन लिया गया। Sri Om Birla is declared elected as the Speaker of this House.
ओम बिरला लगातार दूसरी बार लोकसभा के स्पीकर बने हैं। वे बलराम जाखड़ के बाद दूसरे ऐसे नेता बन गए जो लगातार 5 साल स्पीकर रहने के बाद दूसरी बार स्पीकर बनाए गए। पीएम मोदी ने सबसे पहले ओम बिरला को बधाई देते हुए उनकी तारीफ भी की। आपको और इस पूरे सदन को मेरी तरफ से मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं कि ज्यादातर स्पीकर या तो उसके बाद चुनाव नहीं लड़े हैं या तो जीत करके नहीं आए हैं, लेकिन आप जीत करके आए हैं। इसके लिए एक नया इतिहास आपने गढ़ा। बता दें कि लोकसभा स्पीकर के तौर पर ओम बिरला का समर्थन करने के बदले विपक्ष ने बड़ी शर्त रख दी थी। राहुल गांधी ने सरकार के सामने शर्त रखी कि डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को मिले तभी वे एनडीए के स्पीकर कैंडिडेट का समर्थन करेंगे। विपक्ष की शर्त मानने की बजाय एनडीए ने चुनाव में जाने का फैसला किया और आखिरकार संख्या बल ज्यादा होने के चलते ध्वनिमत से लोकसभा में ओम बिरला की जीत हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इस वक्त की बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। स्कूलों की टाइमिंग बदली जाएगी। शिक्षा विभाग से जुड़ी बड़ी खबर सामने। सरकारी स्कूलों में 1 जुलाई से समय में तब्दीली की जाएगी। शिक्षा विभाग के एसीएस ने इस बाबत पूरी जानकारी दी है। सुबह 9 बजे से शाम 4:30 बजे तक स्कूलों का संचालन होगा। टीचर प्रिंसिपल 10 मिनट पहले स्कूल पहुंचेंगे। मिशन दक्ष के तहत 3:15 बजे से 4 बजे तक स्कूल चलेंगे और 4 से लेकर 4:30 बजे तक होमवर्क चेक किया जाएगा और क्लास 1 से लेकर 2 को होमवर्क से राहत मिलेगी। यानी कि ये बहुत बड़ी तब्दीली शिक्षा विभाग में, स्कूलों में, शिक्षकों के लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए। और इस पूरी खबर के अधिक जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता रजनीश कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। रजनीश, क्या कुछ जानकारी है? बहुत सारे बदलाव लाए गए हैं, बहुत सारे परिवर्तन, क्या अपडेट है इस वक्त की? बिल्कुल, देखिए, डे स्कूल की टाइमिंग को लेकर लगातार बवाल होता रहा। जब के पाठक एसीएस हुआ करते थे तो 9 से 5 स्कूल की टाइमिंग को लेकर विधानसभा में भी हंगामा हुआ था। हालांकि एसीएस सिद्धार्थ के आने के बाद कई बदलाव हुए हैं और अभी अब डे स्कूल को लेकर शेड्यूल जारी कर दिया गया। जो मॉडल टाइम टेबल है उसके मुताबिक 1 जुलाई से जो है सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 4:30 बजे तक जो है एक तरह से स्कूल संचालित किए जाएंगे। लेकिन इस बीच 3:15 तक जो है बच्चों को छुट्टी दे दी जाएगी और उसके बाद 3:15 से 4 बजे तक जो है मिशन दक्ष के तहत जो कमजोर बच्चे हैं उनके लिए क्लास संचालित किए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं तकरीबन आधे घंटे का अंतराल जो है, एक तरह से आधे घंटे की रियायत दी गई है। पहले की तुलना में, अब की तुलना में जो शिक्षक हैं उन्हें आधे घंटे की राहत मिली है। पहले 9 से 5 था, अब जो है एक तरह से 10 मिनट पहले आना होगा। यानी 9 बजे स्कूल है तो शिक्षक हो, एचएम हो, उन्हें जो है 8:50 तक स्कूल पहुंच जाना है और शाम में 7 बजे के बाद ही स्कूल छोड़ना है। तकरीबन 20 से लेकर 30 मिनट की एक तरह से राहत मिली है। शिक्षक जो है राहत महसूस कर रहे हैं। हालांकि ऑनलाइन ऐप के जरिए जो ई शिक्षा कोर्स है वो अब अनिवार्य कर दिया गया है अटेंडेंस। ऐसे में कहीं से अब जो है मॉनिटरिंग के लिए जो है इस पूरी अपडेट के को अब पर अगर हम गौर फरमाएं तो होमवर्क को लेकर भी एक निर्देश जारी किए गए हैं। होमवर्क पर भी ये कहा जा रहा है कि कक्षा 1 और 2 के जो बच्चे हैं उन्हें होमवर्क से राहत दी जाए। होमवर्क चेक करने को लेकर एक टाइमिंग तय किया गया है जिसमें मैं शाम के 4 बजे से लेकर 4:30 बजे तक जो शिक्षक रहेंगे मिशन दक्ष क्लास के बाद वो स्कूल में बैठे ना रहे, इसको लेकर होमवर्क चेक करने की जरूरत दी गई है। जिसमें क्लास 1 से लेकर 2 के बच्चे जो है उनके होमवर्क चेक नहीं होंगे। बाकी क्लास के यानी +2 तक के जो बच्चे हैं उनके होमवर्क चेक किए जाएंगे। तो कुल मिलाकर ये कहें कि अब 1 जुलाई से स्कूल की टाइमिंग जो है बदल जाएगी और अब शिक्षक जो है किस रूप में इसे देखते हैं। हालांकि जो टाइमिंग है उसके मुताबिक ऐसा लग रहा है कि 20 से 30 मिनट की राहत जानकारी और भी दीजिए कि मिड डे मील का भी समय इसी बीच आता था, तो क्या उसमें भी तब्दीली की गई है या वो अपने निर्धारित समय पर ही रहेगा? बिल्कुल, देखिए, 11:55 से लेकर 12:35 तक ये मिड डे मील की टाइमिंग तय की गई है। हालांकि मिशन दक्ष का जो एक तरह से क्लासेस है, मिशन दक्ष क्लासेस में जो है कहीं ना कहीं बदलाव किए गए हैं। पहले और अब में क्या है कि अब जो एक्स्ट्रा क्लासेस हैं अब उसी शेड्यूल में से जो है समय निकालकर एक्स्ट्रा तय किए गए हैं।
ये अच्छी तब्दीली है, शिक्षकों के लिए थोड़ी सी राहत जरूर है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और शिक्षा विभाग से ये जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता रहे थे। बढ़ते आगे, बिहार सरकार ने शिक्षा समस्याओं में सुधार के लिए 5 व्हाट्सएप नंबर जारी कर दिए हैं। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने बताया है कि शिक्षा में सुधार करने के उद्देश्य से इस नंबर को जारी कर दिया गया है। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, शैक्षणिक गुणवत्ता, इंफ्रास्ट्रक्चर, पोशाक, पोषण के साथ साथ मिड डे मील की शिकायत भी इस नंबर पर लोग कर सकते हैं और अपने सुझाव भी आप दे सकते हैं, जिस पर बिहार सरकार कार्रवाई करके समस्याओं का निदान करने की कोशिश करेंगी। शिक्षा मंत्री से बातचीत की है संवाददाता विनीता मिश्रा ने। बिहार सरकार की तरफ से शिक्षा सुविधा बेहतर करने के लिए 5 व्हाट्सएप नंबर जारी किए गए हैं, जहां पर आम लोग उस व्हाट्सएप नंबर पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। शिक्षा मंत्री हमारे साथ हैं। सर, 5 व्हाट्सएप नंबर जारी हुए हैं, कैसे ये काम करेंगे? इस पर कोई भी स्टूडेंट या आम व्यक्ति शिक्षा को सुधार करने के उद्देश्य से अपने सुझाव दे सकता है, अपनी शिकायत कर सकता है, चाहे वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हो या हायर एजुकेशन की बात हो या मिड डे मील की बात हो या इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, पोशाक की, पोषण की, साइकिल इत्यादि की, या कोई भी अगर व्यवस्था में हम कैसे सुधार कर सकते हैं और शिक्षा का स्तर कैसे बढ़ा सकते हैं और एक एक्सेसिबिलिटी होगी आम पब्लिक को, आम स्टूडेंट को और किसी भी नागरिक को कि वो अपने सुझाव दे सकता है, शिकायत कर सकता है और उनकी बातों को हम बिल्कुल उस पर गौर करेंगे और जो आवश्यकता होगी और जो विधि सम्मत कार्रवाई होगी हम निश्चित करेंगे। और आपको हम बताना चाहेंगे कि अभी से ही, जब से ये व्हाट्सएप नंबर जारी किए गए हैं, तब से बहुत से कुछ सुझाव भी आए हैं, कुछ शिकायतें भी आई हैं, तो उस पर हम अमल कर रहे हैं, गौर कर रहे हैं और आवश्यकता अनुसार हम इसको तत्काल तो हम इसको बिल्कुल कंटिन्यू रखेंगे ताकि इसमें और हम सुधार कर सकें। अलग अलग शिकायतें उस पर दर्ज कराई जा रही है। कोशिश यही है कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त किया जाए और जो आम लोग हैं जिनको कई शिकायतें होती है, उन्हें समझ में नहीं आता कि कहां शिकायत दर्ज कराएं, वो नंबर पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते, साथ ही साथ अपने सुझाव भी दे सकते हैं। इससे बच्चों का जो शिक्षा क्षेत्र में उनका जो भविष्य है और बेहतर होगा। कैमरामैन अजय दुबे के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। और आपातकाल के 49 साल पूरे हो चुके हैं। इस पूरे मामले पर लोग चर्चाएं करते हैं, नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। 18वीं लोकसभा के नए स्पीकर की कुर्सी पर बैठते ही ओम बिरला ने इमरजेंसी के दौर का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर जोरदार प्रहार कर दिया, जिस पर कांग्रेस काफी गर्म है और सियासत चरम पर है। ये रिपोर्ट देखिए। लोकसभा के स्पीकर बनते ही ओम बिरला ने इमरजेंसी के दौर को याद करते हुए कड़ी निंदा की। इमरजेंसी को लोकतंत्र के इतिहास का काला अध्याय बताया। स्पीकर ने निंदा प्रस्ताव भी लाया। यही नहीं, सदन में आपातकाल के विरोध में 2 मिनट का मौन भी सांसदों से रखवाया। इमरजेंसी ने भारत के कितने नागरिकों का जीवन तबाह कर दिया था। स्मृति में हम सब 2 मिनट का मौन रखते हैं। लोकसभा अध्यक्ष के इमरजेंसी पर दिए बयान के बाद सदन में सियासत बेहद गर्मा गई। ओम बिरला के निंदा प्रस्ताव पर विपक्ष ने जमकर नारेबाजी की, जिसके बाद सदन की कार्यवाही गुरुवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा के स्पीकर की इमरजेंसी पर निंदा प्रस्ताव सदन में पेश किए जाने को लेकर कांग्रेस बेहद गर्म है। पार्टी के नेता केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे हैं। नहीं, देखिए, आज पहला दिन था उनका और इस तरह के इश्यूज पे उनको कायदे से नहीं बोलना चाहिए था। जब ध्वनि मत से वो बने थे, इसका मतलब सारे लोग का विश्वास था उनमें, और पहले दिन से ही पार्टीशन एटीट्यूड करके कांग्रेस को और विपक्ष को टारगेट करना, ये कहीं से भी उचित नहीं है। उनको संसद की मर्यादा और गरिमा बनाए रखनी चाहिए। आपातकाल को याद कर आज भी लोग सिहर उठते हैं।
25 जून 1975 को तत्कालीन इंदिरा गांधी की सरकार ने देश पर वो काला कानून थोपा था जिसने लोगों की स्वतंत्रता छीन ली थी। 21 महीने तक देश बेहद कठोर कानून की वजह से सिसकता रहा। ऐसे में इमरजेंसी का नाम आते ही कांग्रेस को क्यों गुस्सा आता है, ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। एक नजर इस वक्त की हेडलाइन।